गांधीवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का कार्य इस बात की संस्तुति करना भी था कि भारतीयों को और अधिक संवैधानिक अधिकार कैसे प्रदान किए जाए और इसका स्वरूप कैसा हो। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने श्वेत कमीशन कहकर इसकी आलोचना की तथा दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसके बहिष्कार का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के सभी सदस्य बंबई पहुंचे। इसके विरोध में हड़ताल आयोजित की गई। उन्होंने काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में ब्रिटिश सैनिक द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिससे घायल होने से लाला लाजपत राय की नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। घायलावस्था में कहा गया लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर पड़ी लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी एवं मद्रास की जस्टिस पार्टी के अलावा कांग्रेस सहित लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, याद रखेंगे, जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी दोनों ने इसका विरोध नहीं किया था। जिनमें से देखें तो हिंदू महासभा, लिबरेशन फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग इत्यादि शामिल थे। 1928 में देखें तो मुस्लिम लीग के एक समूह द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन करने से विवाद हो गया, जिससे लीग में विभाजन हो गया तथा मोहम्मद अली जिन्ना का गुट बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ रहा। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तथा इसी के आधार पर लंदन में गोल मेज आंदोलन का आयोजन किया गया। तो ये था साइमन कमीशन। अब हम लोग देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा अगस्त 1928 में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू के अलावा समिति में NM जोशी, GR प्रसाद, माधव श्री हरि अने, MR जयकर, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी आदि सदस्य थे। ये अन्य सदस्य में थे। नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु 1928 ईस्वी में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित किया गया था, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा नहीं थी। इसके बदले उसने 14 सूत्री एक सूची प्रस्तुत की, जिसे जिन्ना की 14 सूत्री मांग कहा जाता है। दिसंबर 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक इसे स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस जन आंदोलन आरंभ करेगी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नोट में देखें तो उद्योगपति जमनालाल बजाज बहुत दिनों तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए। तो ये था नेहरू रिपोर्ट। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त करते हुए अधिराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की जो है शुरुआत के लिए प्रस्ताव रखे गए और पारित भी प्रस्ताव किया गया। अब इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ है। तो देखते हैं इसे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को विशेष स्थान प्राप्त है। ठीक है, 1930 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसमें देखें गांधी जी का 11 सूत्री मांग। पहला कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई दी जाए। इसका दूसरा, भू राजस्व को आधा किया जाए। तीसरा, नमक कर जो है, नमक पर जो टैक्स लगा है उसको समाप्त किया जाए। चौथा, रुपए के विनिमय की दर जो है वो कम की जाए। 1 रुपया को 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए। पाँचवां, सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए। छठा, मद्य निषेध लागू किया जाए। सातवां, अधिक वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी पदाधिकारियों की संख्या में कटौती की जाए। आठवां, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर आरोपित किए जाए। नौवां, तटकर विधेयक लाया जाए।
10वां, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। 11वां, सभी भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो ये सभी 11 सूत्री मांग थे महात्मा गांधी के। तो देखते हैं कि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया गया। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 न्यायोचित मांगों को जो है सूचीबद्ध करके प्रस्तुत की, किंतु वायसराय ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। नोआखली काल में एक नोट में हम याद रखते हैं कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। तो अब जो है अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हम देखें तो साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य का न होना राष्ट्रीय अपमान के तौर पर लिया गया। इससे जनमानस में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। 1929 ईस्वी में वैश्विक मंदी ने जन सामान्य की मुसीबतें बढ़ा दी थी तथा इसे पूंजीपतियों को भी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, अतः अपूर्ण स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य था। गांधी जी ने जो मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी उनमें 6 मांगे सामान्य, 2 मांगे किसानों से और 3 मांगे विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से थी। इसी में एक था नमक कर की समाप्ति। ठीक है, नमक कर की समाप्ति। परंतु इरविन ने इन सब की अवहेलना कर दी। इसी के कारण गांधी जी ने दांडी मार्च करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। तो ये सभी कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। अब हम लोग देख लेते हैं कि दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इसे ही दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। तो किस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा था, इसकी कार्यविधि क्या थी। तो पहले दिया है कि नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन। दूसरा, न्यायालय, सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार। भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की ना अदायगी। महिलाएं शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दें और सरकारी नौकरियों एवं उपाधियों का त्याग करें। तो ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलन के तरीके थे। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा को पूरा किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन की प्रगति देखें तो गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ते ही आंदोलन तीव्र गति से संपूर्ण भारत में फैल गया। वायकोम सत्याग्रह के नेताओं के केलप्पन और के माधवन ने कालीकट से पायन्नूर तक तथा सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की। इसमें देख लेते हैं एक पेशावर कांड करके है। तो इसे पेशावर कांड क्या था। तो गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे पठारों पर गोली चलाने से मना कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल 1930 की इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। तो हमने ये देखा ऊपर में कि सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा की थी। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, पुरी और कटक में नमक सत्याग्रह चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बादशाह खान और सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ने पश्चिमोत्तर प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। इस संगठन के सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे, जिसके कारण उन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस दल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बम्बई प्रांत में इस आंदोलन को केंद्र देखें तो धरसाना था। ठीक है, बम्बई प्रांत में इस आंदोलन केंद्र धरसाना था, जहां सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के दमन का भयानक रूप देखने को मिला। सरोजनी नायडू, मनीलाल इमाम साहिब के नेतृत्व वाले 25,000 लोगों के जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया। ठीक है, अमेरिकी पत्रकार मिलर ने अपने अखबार न्यू फ्रीमैन में इस घटना का जिक्र इस प्रकार से किया है कि पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे गए, दंगे, गली कूचों में मार काट एवं दमन के दृश्य देखे हैं, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पत्रकार मिलर के कथन थे अखबार न्यू फ्रीमैन में। पूर्वोत्तर में मणिपुर की जनजातियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा नागा महिला गैंडिलियू ने भी अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने गैंडिलियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। बंगाल में नोआखली व असम के सिलहट में भी नमक कानून तोड़ा गया। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर ना अदायगी आंदोलन चलाया गया।
तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाए गए। उदाहरण के लिए बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कड़े वन नियमों के विरुद्ध वन सत्याग्रह चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता एवं देशवासियों की सक्रियता से ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गई। मई 1930 में गांधी जी सहित एक माह के अंदर 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। अब देख लेते हैं कि आंदोलन का सामाजिक आधार। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वस्तुतः वे धरना, जुलूस, बहिष्कार कार्यक्रमों में शामिल हुई थी। आंदोलन को पूंजीपति वर्ग का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। तीसरा, कि किसानों की भागीदारी पर्याप्त रही, परंतु मजदूरों की सक्रियता अपेक्षाकृत कम रहे। इसके अलावा देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी असहयोग आंदोलन की तुलना में नगण्य रहे। ठीक है, तो ये सामाजिक आधार इस आंदोलन को इस प्रकार से मिले। अब हम लोग देख लेते हैं गोलमेज सम्मेलन। भारत में संवैधानिक सुधारों एवं अधिकार देने के मुद्दे पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक दलों का एक श्रृंखलाबद्ध सम्मेलन लंदन में 1930 से 1932 के बीच आयोजित हुआ था, जिसे इतिहास में गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग गांधी इरविन समझौता देख लेते हैं, दिल्ली समझौता। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, कि कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। दूसरा, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामलों को वापस लिया जाए। तीसरा, कि हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। चौथा, कि अफीम, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाए। समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। तीसरा, पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग वापस ले ली जाएगी और नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कुल मिलाकर, अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखें तो 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। ठीक है, यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में शामिल 89 सदस्यों में 16 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, 57 सदस्य भारतीय राजनीतिक दलों से थे एवं 16 भारतीय रजवाड़े से थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में थे, अतः यह सम्मेलन असफल रहा। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया ताकि वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। इसके लिए गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, भारत सचिव सैमुअल हॉक तथा भारत के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। इसी सम्मेलन में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से भारत आए। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं गिरने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आने के बाद गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से मिलना चाहा, परंतु उसने मिलने से मना कर दिया तथा गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाने लगा। अंततः गांधी जी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी, जो 4 जनवरी 1932 से लेकर के 7 अप्रैल 1934 तक चला। गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया। यह आंदोलन देखें, जब यह आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय 6 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, जिसने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सांप्रदायिक पंचायत क्या था और पूना समझौता। 16 अगस्त 1932 को घोषित सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचक प्रणाली को न केवल मुसलमानों के लिए लागू किया गया था, बल्कि इसे दलित वर्गों के लिए भी लागू किया गया।
दलित वर्गों को ऐसी सुविधा देने का मुख्य उद्देश्य था दलितों को हिंदुओं से पृथक करना। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के उपवास से पूरे देश में चिंता एवं उत्तेजना का माहौल बन गया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। इस समझौते के बाद गांधी जी ने स्वयं को हरिजनों उत्थान से जोड़ लिया। सितंबर 1932 में उन्होंने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर स्वयं को सक्रिय राजनीति से हटा लिया और अपना पूरा समय हरिजन कल्याण व अस्पृश्यता उन्मूलन में लगाया। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का कोई भी नेता इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। वस्तुतः कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। लंदन में आयोजित तीन गोलमेज सम्मेलनों में भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए हुई परिचर्चा के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। यही श्वेत पत्र 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनाने का आधार बना। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रांतीय चुनाव एवं सरकारों का गठन। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने न केवल भाग लिया बल्कि उसे बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई। कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ उसकी सरकार का गठन हुआ। बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और वहाँ भी उसकी सरकारें स्थापित हुई। बंगाल, पंजाब एवं सिंध में कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार का गठन हुआ। इस समय प्रांतों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत, बम्बई में बीजी खेड़, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा में बी.एन. दास तथा मध्य प्रांत में N.B. खड़े ने प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। याद रखेंगे, प्रांतों के प्रधानमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री नहीं। कांग्रेस शासित राज्यों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया जिसे संसदीय उप समिति यानी कि पार्लियामेंट्री सब कमेटी कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जवाहरलाल नेहरू आदि इस उप समिति के सदस्य थे। प्रांतीय कांग्रेस की सरकार ने कुल 28 माह शासन किया। इस दौरान बिहार में काश्तकारी बिल पारित कराया गया। प्रांतों में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा किसानों को महाजनी शोषण से बचाने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने श्रमिक कल्याण हेतु कानून पारित किए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नागरिक स्वतंत्रता व रचनात्मक कार्यों की दिशा में सराहनीय प्रयास किया। अनेक समाचार पत्रों व संगठनों से प्रतिबंध हटा लिया गया, बुनियादी शिक्षा पर ध्यान दिया गया आदि। बम्बई की सरकार ने 1937 ईस्वी में कपड़ा जांच समिति गठित की। इसने कर्मचारियों की वृद्धि, स्वास्थ्य तथा बीमा सुरक्षा की सिफारिश की। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रांतीय सरकार एवं कांग्रेस की सलाह के बिना यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की, परंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति से कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। प्रांतीय कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र दिवस को मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन। 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति का विरोध किया और इसे भारत की आज़ादी का अवसर माना, परंतु गांधी और नेहरू का दृष्टिकोण था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए क्योंकि यह अहिंसा का रास्ता नहीं है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग, अब ये देख लेते हैं। तो पाकिस्तान मांग किस प्रकार थी? पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र चौधरी रहमत अली ने की थी। इससे पूर्व 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम संगठित राज्य का उल्लेख किया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग की, परंतु जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था।
अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस, तो 1939 ईस्वी के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर पुनः अध्यक्ष बन गए। गांधी जी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 में कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, भारतीयों को शामिल कर एक युद्ध सलाह परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना, युद्ध पश्चात संविधान सभा का गठन आदि प्रावधान शामिल थे। कांग्रेस ने युद्ध से स्वयं को अलग सिद्ध करने तथा अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम वर्धा से व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन करना होगा। अब क्रिप्स मिशन को देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर हो रही स्थिति से ब्रिटेन पर यह दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो भारतीय जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यह घोषणा की कि वे स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजेंगे जिसका कार्य भारत में राजनीतिक और वैधानिक गतिरोधों को दूर करना होगा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा तथा 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। तो क्या थी? पहला कि युद्धोपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। यदि भारत चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर सकता है। दूसरा कि युद्धोपरांत एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा कि ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को नया संविधान स्वीकार न करने की स्थिति में वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जिन प्रांतों द्वारा नए संविधान को स्वीकार नहीं किया जाएगा उसे सम्राट की सरकार अलग से नया संविधान उपलब्ध कराएगी। युद्ध के दौरान भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की जाएगी, किंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश भारत की सरकार के पास ही रहेगा। क्रिप्स के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि केवल भविष्य के वायदों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें केवल वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि मिल सकती है। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी इसकी आलोचना की क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इसमें अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही सांप्रदायिक आधार पर देश को विभाजित करने संबंधी उसकी मांगों को भी अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस को संविधान निर्मात्री सभा के स्थापना पर भी आपत्ति थी क्योंकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके शासकों द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। प्रांतों के संघ में शामिल न होने से संबंधित प्रावधान भी भारतीय एकता के लिए गंभीर खतरा था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान सभी भारतीय वर्गों एवं दलों से सहयोग प्राप्त करना था। इस प्रस्ताव में भारतीय हितों की परवाह नहीं की गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसे जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। तो अगस्त 1942 में संपूर्ण भारत में गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 ईस्वी के क्रांति के पश्चात देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन था। इस आंदोलन में जहां एक ओर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को भी यह बता दिया कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पूर्व गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन औपनिवेशिक शासन के शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जिसे द्वितीय विश्व युद्ध जनित परिस्थितियों ने और अधिक तीव्र कर दिया। दूसरा कि युद्ध के दौरान जापान द्वारा ब्रिटेन की लगातार पराजय के कारण भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बन गया। तीसरा, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज युद्ध के दौरान या बाद में कोई भी रियासत देने को जो है तैयार नहीं है। अगला कि युद्ध के समय आर्थिक दशाएं पहले से अधिक प्रतिकूल हो गई। खाद्यान्न संकट एवं महंगाई ने जन असंतोष जो है वो उसमें काफ़ी वृद्धि कर दी। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कोई व्यापक आंदोलन नहीं चला। अतः जनता के पास संघर्ष करने के अलावा कुछ जो है ऊर्जा जो है देखे तो पर्याप्त ऊर्जा उत्साह था जनता के पास।
आंदोलन की शुरुआत एवं विस्तार को देखें तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। इस बैठक में वर्धा में प्रस्तावित भारत छोड़ो प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, ठीक है, करो या मरो। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ था कि भारत की जनता भारत को आज़ाद कराए या उसकी कोशिश में अपनी जान दे दे। इसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस को अवैधानिक घोषित संस्था जो है घोषित करके इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगों का सबसे व्यापक प्रभाव क्रमशः बिहार एवं संयुक्त प्रांत पर रहा। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर आगा खान पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर सैयद महमूद, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नज़रबंद किया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां से दीवार फांदकर वे फरार हो गए तथा अन्य आंदोलनकारियों को संगठित कर आज़ाद दस्ता गठित करके भूमिगत आंदोलन चलाने लगे। ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों की प्रतिक्रिया पूरे देश में व्यापक तौर पर हिंसा एवं विरोध प्रदर्शन हुए। सार्वजनिक संपत्ति यथा रेल, डाक एवं तार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। आंदोलन के दौरान देश के कई इलाके में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार का गठन हुआ। वाई चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार का गठन सतारा में हुआ, जो 1945 ईस्वी तक कार्यरत रहे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में दिसंबर 1942 में जातीय सरकार का गठन हुआ, जो सितंबर 1944 तक चली। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती गांधीवादी आंदोलनों की तुलना में स्वतः स्फूर्त एवं उग्र था। आंदोलन के दौरान कई नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक आदि प्रमुख थे। बंबई में उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, BS खादर आदि नेताओं ने कई महीनों तक रेडियो पर प्रसारण किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आंदोलन का सामाजिक आधार देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य आंदोलनों से इस रूप से भिन्न था कि वह नियोजित व नियंत्रित जन आंदोलन नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व तथा दिशा निर्देश के अभाव में यह देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में यह पूर्व के अहिंसक गांधीवादी आंदोलन के तौर तरीकों से विचलित हो गया तथा कहीं कहीं इसने हिंसात्मक रूप भी धारण कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन ने आम जनता की जबरदस्त भागीदारी रही। छात्रों की भागीदारी विशेष रूप से अधिक रही, जिन्होंने आंदोलन को उग्रता तथा ऊर्जा से भर दिया। इन युवाओं के लिए हड़तालें, सरकारी संस्थाओं पर कब्जा, पुलिस से संघर्ष साधारण कृत्य बन चुके थे। आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी उत्साहवर्धक रही। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता आदि महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात RP गोयनका, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण तथा बीजू पटनायक के रूप में द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व उभरे, जिसने भूमिगत रहकर अपने कार्यक्रमों को अंजाम दिया। छोटे जमींदारों तथा कृषकों की भूमिका आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वालों के रूप में रही। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आंदोलन से दूर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया। साम्यवादी पार्टियों के द्वारा इस आंदोलन का विरोध किया गया था, क्योंकि सोवियत संघ का मित्र राष्ट्रों की तरफ से विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाने से उन्होंने ऐसा करने का निर्देश मिला था। मुस्लिम लीग इस समय अलगाववादी राजनीति में संलग्न थी, अतः वह भी इस आंदोलन से दूर रही। आंदोलन का महत्व देखें तो 1942 का यह आंदोलन 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेज के विरुद्ध उठने वाला सर्वव्यापक आंदोलन था। यद्यपि इसका दमन कर दिया गया, किंतु इस आंदोलन की प्रबलता ने यह तय कर दिया कि भारत को अब बल प्रयोग के द्वारा अधिक समय तक स्वाधीनता से दूर नहीं रखा जा सकता है। भारत में आंदोलन की व्यापकता तथा शक्ति व समर्थन को देखकर विश्व जनमत भारत की स्वाधीनता के पक्ष में आ गया, जिसमें मित्र राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित अमेरिका व चीन भी थे, जिन्होंने ब्रिटेन से भारत के पक्ष में अपील की। यह आंदोलन भारतीय जनमानस में संचित दीर्घकालीन आक्रोश को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल रहे। आंदोलन के दौरान प्रबल विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब किसी भी प्रकार के राजनीतिक विकास से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। अब स्वाधीनता से कम कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा। आंदोलन ने स्वाधीनता तय कर दी। अब यह समय का प्रश्न था कि सत्ता कब और किस प्रकार से हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और INA। ठीक है,
कांग्रेस से निष्कासन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में कलकत्ता से एक पठान के वेश में पेशावर पहुंचे, फिर अपने एक साथी के सहयोग से इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई तथा हिटलर से भारतीय स्वतंत्रता हेतु सहयोग भी मांगा गया। जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को वहाँ रह रहे भारतीयों द्वारा नेताजी की उपाधि प्रदान की गई। जर्मनी में उनके द्वारा फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी की गई। हार्डिंग बम कांड, ठीक है, 1912 के वांछित अभियुक्त रास बिहारी बोस जापान में रह रहे थे। उन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। इसी सम्मेलन में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में आया था। ठीक है, जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे, जहां जापानी प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। यहीं पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का अपना प्रथम संदेश टोक्यो रेडियो से दिया था। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापानी नियंत्रण वाले देश सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता उन्हें सौंप दी। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारत सरकार यानी कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा जैसे नारे दिए। सुभाष चंद्र बोस इस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति एवं सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी के नाम एक विशेष संदेश में कहा था कि भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध शुरू हो गया है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामना चाहते हैं। वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया। जापान सरकार ने अंडमान एवं निकोबार को जीतकर नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप जो है रखा। 1945 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान की पराजय होने लगी। अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। अगस्त 1945 में जापान से ताइवान जाने के दौरान एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस के मारे जाने की घोषणा हुई, जो आज भी संदेहास्पद है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने लाल किला में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति की स्थापना की। इसके प्रमुख वकील भूला भाई देसाई थे, जिनके सहयोग में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ काटजू आदि थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अभियुक्त मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर मुकदमा चला और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई। परिणाम स्वरूप तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर तीनों की सजा माफ़ कर दिया। आईएनए आंदोलन तथा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस के साथ सीलभद्र याजी जो है वो जुड़े थे, ये याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेवेल योजना। भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को सरकार की ओर से जब तक संविधान न बने तब तक वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। वेवेल योजना के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से थे। पहला कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय होंगे। पहली बार विदेश विभाग भी एक भारतीय को के अधिकार में दिया जाना था। दूसरा कि कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नई अस्थायी संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। इसके बाद देखिए तो जिन ब्रिटिश राज्यों में भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 93 के तहत गवर्नर का शासन लागू था, वहाँ मिली जुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल बिना किसी कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता शीघ्र रिहा कर दिए जाएंगे तथा शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्रिटेन के वाणिज्यिक एवं अन्य हितों की देखरेख के लिए भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना पर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव रखा कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम लीग से ही लिए जाए, क्योंकि यही एकमात्र संस्था है जो भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस सहित कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप यह सम्मेलन जो है असफल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में 18 फरवरी 1946 को बंबई में शाही भारतीय नौसेना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, यह विद्रोह नौसेना के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सैनिकों द्वारा किया गया। सैनिकों की भोजन एवं वेतन से संबंधित शिकायतें, भेदभावपूर्ण व्यवहार, रंगभेद एवं अपमानजनक टिप्पणियां इसके लिए उत्तरदायी थी। नौसेना के तलवार नामक जहाज की दीवारों पर वीसी दत्त द्वारा
अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखने तथा उनकी गिरफ्तारी से यह विद्रोह और अधिक तीव्र हो गया। विद्रोहियों ने एम.एस. खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया, जिसने अंग्रेजी नौसैनिकों के समान सुविधा देने एवं राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया तथा एडमिरल गोल्फ्रेड को आदेश दिया गया कि चाहे संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए, इसका जल्द दमन कर दिया जाए। ठीक है। सरकार की इस कार्रवाई से परेशान वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नौ सैनिकों पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला तथा किसी भी प्रकार का दमन नहीं किया जाएगा, इस विश्वास के साथ सैनिकों का आत्मसमर्पण करा दिया। तो ये था नौसेना का विद्रोह। अब आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने 1946 ईस्वी में भारतीय नेताओं से औपचारिक बातचीत तथा उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए सरकार संवैधानिक मामलों पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है, एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन में 3 सदस्य थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं ए.वी. अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने घोषणा की कि इस मिशन का उद्देश्य भारत की अंतरिम सरकार के गठन के लिए आवश्यक प्रबंध करना तथा संविधान का निर्माण करने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करना है। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशों को देखें तो 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की। इसमें निम्नलिखित उपबंध शामिल थे। पहला कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। वैदेशिक रक्षा और संचार मामले संघ के अधीन होंगे। दूसरा कि संघ में दूसरा देखें तो संघ में देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। ठीक है। किसी सांप्रदायिक समस्या पर निर्णय करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों के प्रतिनिधि अलग अलग मत से उसका समर्थन करें। ठीक है। तीसरा देखें तो संघ सूची के अलावा अन्य सभी विषयों एवं अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। इसमें चौथा देखें तो भारतीय प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें वर्ग अ में बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ठीक है। वर्ग ब में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश और सिंध। वर्ग स में बंगाल एवं असम शामिल होंगे। पांचवा देखें तो तीनों वर्गों के प्रांतों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने और अपने प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में जो है सीट आवंटित किए जाएंगे। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस योजना के तहत जुलाई 1946 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के 296 स्थानों में से 205 पर जीत दर्ज की, जबकि मुस्लिम लीग मात्र 73 पर ही सीट जो है मैंने इतने सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। फलस्वरूप मुस्लिम लीग के नेता बौखला गए। वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसे मुस्लिम लीग ने नामंजूर कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण हेतु सीधी कार्रवाई के लिए घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दी। इसके तहत सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंक का माहौल निर्मित करना तथा यह सिद्ध करना उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र है। इस दौरान भारत के कई स्थानों पर दंगे फैल गए। कलकत्ता और बिहार में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे एवं नरसंहार हुए। महात्मा गांधी इन दंगों को शांत कराने में लगे थे। इसी दौरान उन्होंने नुआखली का दौरा किया, जहां बुरी तरह से दंगा फैला था। तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने गांधी जी के इस प्रयास को देखकर उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। अंतरिम सरकार का गठन। जिस समय भारत सांप्रदायिक दंगों से घिरा था, उसी समय 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष वायसराय तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। इसके लिए कांग्रेस के 3 प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार अंतरिम सरकार के सदस्यों की संख्या 14 हो गई, जिसमें से कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, 1 ईसाई तथा 1 पारसी और 1 सिख सदस्य शामिल था। मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य सहयोग नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाना था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा का निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन योजना।
फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें एवं भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में भारत आए तथा सत्ता हस्तांतरण के लिए कार्रवाई करना आरंभ कर दिया। इधर मुस्लिम लीग जगह जगह सांप्रदायिक दंगे करा रही थी। यह अंतरिम सरकार के कार्य में गतिरोध उत्पन्न कर रही थी तथा पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस एवं लीग के नेताओं में उनसे व्यापक विचार विमर्श आरंभ कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, फिर मोहम्मद अली जिन्ना तथा लियाकत अली खान तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। 2 अप्रैल 1947 को गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात की। गांधी जी ने सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने दिया जाए, परंतु गांधी जी के सुझाव का जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। गांधी जी से काफ़ी आहत हुए। उन्होंने अकेले ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परिस्थितियों के दबाव में कांग्रेसी नेताओं ने विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार कर लिया। इस संदर्भ में वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। ठीक है। सिखों ने भी अनमने ढंग से भारत विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया। अंततः महात्मा गांधी ने भी देश में बढ़ रही सांप्रदायिकता की लहर से निराश होकर भारत विभाजन के प्रस्ताव को मान लिया। अब इसमें देखें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947 का था, वो देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सम्मिलित होंगे। असम का सिलहट जिला पूर्वी बंगाल के अंतर्गत रहेगा। देशी रजवाड़े भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के विधानमंडलों को अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा तथा 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून इन दोनों डोमिनियन में वैध नहीं होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार इन दोनों डोमिनियन का शासन तब तक चलेगा जब तक कि संबंधित विधानसभा इसके लिए कोई संविधान तैयार नहीं कर लेती। तो इन नेताओं के सहमत होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला कि हिंदुस्तान का विभाजन 2 हिस्सों भारतीय संघ एवं पाकिस्तान में कर दिया जाएगा तथा संविधान सभा द्वारा पारित प्रावधान उन भारतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 15 अगस्त 1947 से देशी रियासतें भी स्वतंत्र होंगी, ठीक है, तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिलों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। बंगाल और पंजाब में प्रांतीय विधानसभा के 2 अलग अलग भाग होंगे, जिनमें एक मुस्लिम बहुल जिला तथा दूसरा शेष जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोनों को यह निर्णय स्वयं लेना होगा कि उन्हें भारत में रहना है या पाकिस्तान में। पंजाब, बंगाल एवं असम के विभाजन के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस प्रांतों की सीमाएं निश्चित करेगा। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए माउंटबेटन योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। जिन्ना ने भी लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में इस योजना को स्वीकार कर लिया। तो जब स्वीकार कर लिया तो इसका क्रियान्वयन हुआ। तो माउंटबेटन योजना का क्रियान्वयन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को तथा कांग्रेस महासमिति ने 14 से 15 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इस प्रस्ताव के विषय में कहा, आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना था। देश की स्वतंत्रता और मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना हो गई। आज विकल्प है 3 जून की योजना को स्वीकार करना या आत्महत्या करना। इस योजना को सभी नेताओं ने स्वीकृति नहीं दी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन को कांग्रेस की ओर से विश्वासघात माना। उन्होंने कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंका जा रहा है। हिंदू महासभा ने भी इस योजना की कटु आलोचना की। विभाजन की योजना का क्रियान्वयन 10 सप्ताह के भीतर ही कर दिया गया। पूर्वी बंगाल, पश्चिम पंजाब तथा सिंध के लोगों ने यह निश्चय किया कि उन्हें पाकिस्तान में सम्मिलित होना है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जनमत संग्रह का विरोध किया। परिणाम स्वरूप केवल 50% मतदाताओं ने जनमत संग्रह में भाग लिया तथा पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय दिया। पंजाब तथा बंगाल के गैर मुस्लिम क्षेत्रों की जनता ने भारत के साथ सम्मिलित होने का फैसला किया। इसके साथ ही असम का संपूर्ण प्रांत यानी कि सिलहट के अलावा भारतीय राज्य की सीमाओं के भीतर ही रहा। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्षों में जो स्थापित ब्रिटिश सत्ता से भारतवासियों को मुक्ति मिल गई और भारतीय इतिहास के कालखंड का अंत तथा दूसरे का आरंभ हुआ। इस स्वतंत्र भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति कुछ ही दिनों के लिए थी। उसके बाद देखें तो सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत से अलग हुए पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता मिल गई। पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस पूरे भाग को ख़त्म कर लिया है जो आधुनिक भारत का इतिहास की बात है। तो हमने इसे पूरा समाप्त कर लिया है। तो अब जो सीरीज आएगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार राज्य विशेष। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक पूछे गए हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।